सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसमें हमने अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर लिया था और राजनीति विज्ञान का हमने लोकतंत्र वाला जो लेसन है, पहला लेसन, वैसे 5th लेसन है लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पहला लेसन है, उसको हमने स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, उसकी कुछ परिभाषाएं बताई थी। फिर हम लोकतंत्र के रूप पढ़ रहे थे। तो लोकतंत्र के रूपों में हमने राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, ये 4 नाम लिखे थे, जिनमें से हमने राजनीतिक लोकतंत्र को हमने पढ़ लिया था। इम्पोर्टेंट भी है इस साल के लिए। दूसरा जो लोकतंत्र का रूप है वो है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र में देखें, आपको क्या याद रखना है। एक आपको परिभाषा याद रखनी है हर्नशा की। हर्नशा एक बात कहता है कि सामाजिक लोकतंत्र लोकतंत्र का वो रूप है जिसमें समानता का विचार व समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। उसे सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र क्या, किसे कहेंगे? समाज में किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, नस्ल, किसी भी आधार पर भेदभाव ना किया जाना, तब वो जो है तब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। दोबारा देखें, किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, नस्ल, या हम कह सकते हैं उसकी आर्थिक स्थिति या गरीबी, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, तब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। दूसरी बात, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें 2 बातें इंपॉर्टेंट देखनी है। पहला ये है कि किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पहली स्थिति तो ये हो गई है। दूसरा, हम देखें कि सामाजिक लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो कहने का मतलब है, देखें, सामाजिक लोकतंत्र में आपको याद रखना है कि हर्नशा ने कहा है कि जिसमें ऐसा लोकतंत्र का ऐसा रूप जिसमें समानता का विचार और समानता का सिद्धांत प्रचलित हो, उसे हम सामाजिक लोकतंत्र कहेंगे। सामाजिक लोकतंत्र को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो देखिए क्या है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी को समानता, सामाजिक प्रगति के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसे हम बोलेंगे सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, पिछली बार 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस बार इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन आप फिर भी इसको थोड़ा सा देखें कि सामाजिक लोकतंत्र किस तरह का। बिल्कुल ईजी है। समाज में बिना भेदभाव के जो लोकतंत्र स्थापित किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक लोकतंत्र। और भेदभाव जिन आधारों पर होता है वो आधार नहीं होने चाहिए, तब स्थापित हो सकता है क्या? सामाजिक लोकतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र का हमने तीसरा रूप देखा था, आर्थिक लोकतंत्र। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं दोनों। एक हमने देखा था आर्थिक लोकतंत्र और एक हमने देखा था नैतिक लोकतंत्र। देखिए, आर्थिक लोकतंत्र क्या है, नैतिक लोकतंत्र क्या है। आर्थिक लोकतंत्र की बात करें तो ये मार्क्सवादियों का है। किसका है ये विचार? किसने दिया है? मार्क्सवादियों ने। और मार्क्सवादी जो है वो लोकतंत्र के केंद्र में किसको रखते हैं? अर्थव्यवस्था को रखते हैं। वो कहते हैं सभी को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये तो हो गया आर्थिक लोकतंत्र, बिल्कुल छोटा सा ही है। नैतिक लोकतंत्र यहाँ पर यह है कि ये मानव मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं? मानव मूल्य को। मानव मूल्य का मतलब हो गया स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये मानव मूल्य है। नैतिक लोकतंत्र हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, जहाँ
स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा दिया गया। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हमें जो है नैतिक लोकतंत्र का जो है देखने को मिलता है सर्वप्रथम, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। तो यहाँ मानव मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है। मानव मूल्यों से मेरा मतलब है स्वतंत्रता से, समानता से, बिना किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, सभी को समान समझा जाना चाहिए। ये नैतिक लोकतंत्र है और ये आर्थिक लोकतंत्र है। तो ये हमने लोकतंत्र के 4 रूप पढ़े, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए राजनीतिक लोकतंत्र इस बार के लिए 10th के लिए। उसके बाद की बात करें हम तो सामाजिक लोकतंत्र। इन 2 लोकतंत्रों को आप अच्छे से पढ़ें। अब लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं, उन सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। अब देखें हम लोकतंत्र के सिद्धांत। सिद्धांत कहते हैं या विचारधारा है, जो देखें विचारधारा कौन कौन सी है। एक तो है परंपरागत उदारवादी विचारधारा। परंपरागत उदारवादी विचारधारा या सिद्धांत। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत। और तीसरे की बात करें तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। चौथे की बात करें तो मार्क्सवादी सिद्धांत। पांचवें की बात करें तो उदारवादी सिद्धांत। तो ये जो है कुछ सिद्धांत हैं। परंपरागत उदारवादी विचारधारा वाला सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, ठीक है, और बहुलवादी सिद्धांत है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। 10th के हिसाब से आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए, ठीक है। लेकिन इसमें से, इस पार्ट से, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो कई बार समर्थकों का पूछा जाता है कि किस विचारधारा का समर्थक कौन है, तो वो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम अगर बात करें समर्थकों की, तो देखें इस विचारधारा के समर्थक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, T.H. ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर। ये सब लोग हैं, ये समर्थक हैं। 10वीं के हिसाब से आपको 2 या 3 नाम आपको याद रखने हैं कि इस विचारधारा का या इस सिद्धांत का समर्थक ये क्या। एक एक को पढ़ेंगे अपने, लेकिन ये इसके समर्थकों को देख लें आप। हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, बेंथम हो गया, T.H. ग्रीन हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। ये सब जो है ये समर्थक है। बहुलवादी सिद्धांत की बात करें हम तो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों में देखें आप फोलेट, लास्की, डिग्बी। फोलेट हो गया, लास्की हो गया, डिग्बी हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की, तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, ये इसके समर्थक हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा देखें लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, ये सब जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा के। उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो उदारवादी मिक्स है। जो उदारवादी सिद्धांत है वो परंपरागत उदारवादी और मार्क्सवादी का। इस उदारवादी सिद्धांत की जगह हम इसको कह सकते हैं, ये मिक्स सिद्धांत है, इसको हम कह सकते हैं समाजवादी सिद्धांत। ये उदारवादी लिखाया गया था, ये समाजवादी सिद्धांत है। समाजवादी जो सिद्धांत है ये मिक्स सिद्धांत है। किस किस का? उदारवादियों का, परंपरागत उदारवादियों का
और मार्क्सवादियों का, इन दोनों का ये मिला जुला सिद्धांत है, इसको हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो ये सिद्धांत हो गए परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, विचारधारा, बहुलवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं, ठीक है। और हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं इसके समर्थक हैं। बहुलवादी सिद्धांत के देखें तो फॉलेट है, लॉस्की है, डिग्बी है, ठीक है। इसके बाद अगर विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात करें, रॉबर्ट मिसेल्स है, मोस्का है, पेरेटो है, ये इसके समर्थक हैं। अगर मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, स्टालिन है, माओ से तुंग है, ये इसके समर्थक है। अब ये विचारधारा क्या कहती है, दोबारा ध्यान रखें आप, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट विचारधारा यही है 10th के हिसाब से, परंपरागत उदारवादी विचारधारा। लेकिन अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इन सिद्धांतों के 2 या 3 समर्थक पूछे जाएंगे, तो ये आपको समर्थक याद रखने हैं, 2 या 3 ही काफ़ी हैं आपको याद रख 10th के हिसाब से। लेकिन अगर सिद्धांत पूरा पूछेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, परंपरागत उदारवादी विचारधारा। देखिए ये है क्या, हमने स्टार्टिंग में एक राजनीतिक लोकतंत्र का रूप पढ़ा, लोकतंत्र का एक रूप पढ़ा था, राजनीतिक लोकतंत्र, उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, या पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है, पाश्चात्य सिद्धांत भी कहा जाता है, एक चीज़। दूसरा, ये जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है ये अधिकांश देशों में अपनाया जाता है, इसलिए लोकतंत्र का जो है राजनीतिक सिद्धांत या लोकतंत्र की लोकप्रिय जो विचारधारा है वो कौन सी है, परंपरागत उदारवादी विचारधारा है। अब परंपरागत उदारवादी विचारधारा के समर्थक मैंने आपको बता दिए। अब इसकी मान्यताएं क्या है, हमें देखनी है इसकी मान्यताएं क्या है। इसकी मान्यताएं देखें यहाँ पर, नंबर 1 देखें इसकी मान्यता कि ये सोचता है कि मनुष्य जो है वो बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य को क्या समझता है, ये बुद्धिमान प्राणी, और मनुष्य अपना हित और अहित सोच सकता है कि किस में मेरा फायदा है और किस में मुझे नुकसान है, हित और अहित सोच सकता है। एक तो ये मानता है ये विचार। दूसरा, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये उदारवादी संविधान पर विश्वास रखता है, उदारवादी संविधान पर विश्वास रखता है। तीसरा, ये कहता है निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। ये सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता पर विश्वास रखता है, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि जो जनता द्वारा है उन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। जनता किसका चुनाव करे, प्रतिनिधियों का चुनाव करे जनता, और वो प्रतिनिधि जो है उनका उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसके प्रति, जनता के प्रति, ठीक है। इसके अलावा ये सिद्धांत कहता है नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष समय समय पर क्या होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। और जो बहुमत है, बहुमत का क्या किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना है। प्रत्येक व्यक्ति किसका सम्मान करे, जनता ने जिसको बहुमत दिया है प्रत्येक व्यक्ति उसका क्या करे, सम्मान करे। ये इस सिद्धांत की मान्यताएं हैं। दोबारा देखें, हमने पढ़ा परंपरागत उदारवादी विचारधारा, इसमें हमने पढ़ा कि इसके समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर इसके समर्थक हैं। सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, ठीक है। मान्यता है कि ये मनुष्य को बुद्धिमान यानी कि विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी समझता है। व्यक्ति अपना हित सोच सकता है, अपना अहित सोच सकता है। ये उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है। ये कहता है कि निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता और समानता के विचार पर समानता के विचारों पर विश्वास रखता है। ये कहता है कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना चाहिए और उन प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व किसके प्रति होना चाहिए, जनता के प्रति होना चाहिए। नियमित निष्पक्ष रूप से चुनाव किए जाने चाहिए और लोगों को जो है बहुमत का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया है परंपरागत उदारवादी विचारधारा का। अब हम देखते हैं बहुलवादी क्या कहता है। बिल्कुल ईजी सा, बाकी सब टॉपिक छोटे छोटे हैं, केवल आपको इनके समर्थकों के नाम याद रखने। बहुलवादी जो है वो संघात्मक व्यवस्था पर विचार रखता है। बहुलवादी किस पर कर रहा है, संघात्मक व्यवस्था पर। संघात्मक व्यवस्था का मतलब हो गया कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। शक्तियों का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। बहुलवादी सिद्धांत संघात्मक व्यवस्था पर विश्वास रखता है और इसका मतलब होगा शक्तियों का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। जैसे बांटा हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके समर्थक हमें याद रखने हैं फॉलेट, लॉस्की और डिग्बी, ये इसके क्या है, समर्थक हैं, ठीक है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कहता है कि लोकतंत्र के केंद्र में विशिष्ट वर्ग होना चाहिए। कौन सा वर्ग होना चाहिए, विशिष्ट वर्ग को लोकतंत्र के केंद्र में रखता है। ये कौन सा सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। और इसके समर्थक है रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का,
पेरेटो। रॉबर्ट मिचेल्स जो है इसकी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये जर्मन थे, ठीक है, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्का इतावली थे, इनकी पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास, द रूलिंग, ये भी ध्यान रखना है, 10वीं वालों को 1 नंबर में इनकी पुस्तकें पूछी जा सकती है। रॉबर्ट मिचेल्स जर्मन थे, पॉलिटिकल पार्टीज, और मोस्का की जो पुस्तक है उसका नाम है द रूलिंग क्लास, ठीक है, ये इतावली थे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इसके समर्थक हो गए। मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि ये लोकतंत्र में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कि आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। समाजवादी सिद्धांत जो है वो उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों का मिश्रण है। उदारवादी के रूप में ये कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता मिले व्यक्ति को, उदारवादी के रूप में ये कहता है व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, और मार्क्सवादी के रूप में ये कहता है कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता मिले। तो ये दोनों का समर्थक है, उदारवादी और मार्क्सवादी का समाजवादी सिद्धांत। तो ये हमने लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ लिए, परंपरागत उदारवादी विचारधारा, बहुलवादी विचारधारा, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। ये हमने जो इसके सिद्धांत है वो पढ़ लिए, उनके समर्थक पढ़ लिए। आपके लिए दोबारा कह रहा हूँ, अगर रूप का पूछेंगे तो आपको राजनीतिक लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं और राजनीतिक लोकतंत्र है वो याद रखना है। अगर आपसे सिद्धांत में पूछना है तो सिद्धांत में आपको परंपरागत उदारवादी सिद्धांत को याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे ये ध्यान रखना, 1 नंबर में आपसे समर्थक या रॉबर्ट मिचेल्स या मोस्का की पुस्तक पूछी जा सकती है इस बार, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट करके याद करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस लेसन में एक छोटा सा टॉपिक और है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। देखें, हमने राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ा था, उसके 2 उपभेद देखे थे। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हमने शुद्ध लोकतंत्र भी कहा था, और दूसरा हमने देखा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या हमने जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा था। ठीक है, ये 2 हमने पढ़े थे। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, शुद्ध लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और कहाँ है इसका अभी ये है, और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, ये हमें दोनों देखने हैं। देखें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो गया सीधा सामने। तो कहने का मतलब है प्रभुसत्ता। मैंने कहा था अंतिम शक्ति की बात करें तो प्रभुसत्ता का प्रयोग, शासन की, राज्य की जो प्रभुसत्ता है, राज्य की प्रभुसत्ता का प्रयोग जो है वो सीधा कौन करती है? इसमें जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। अगर किसी अधिकारी को नियुक्त करना हो, अगर किसी प्राधिकारी की या प्रशासनिक अधिकारी की क्या करनी हो? नियुक्ति करनी, उसे नियुक्त करना हो, या किसी को हटाना हो, या शासन संबंधी कोई नीति बनानी हो, या प्रशासन संबंधी कोई नियम बनाना हो, तो ये सारे के सारे काम कौन करती है प्रत्यक्ष रूप से इस लोकतंत्र में? जनता करती है। कहने का मतलब है कि राज्य की प्रभुसत्ता का प्रयोग कौन करेगी? जनता करेगी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करना, उसे हटाना, या कोई नीति बनाना या कोई नियम बनाना प्रशासन से जुड़े हुए, ये सारे के सारे काम कौन करेगी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता करेगी। ठीक है, इस तरह का जो लोकतंत्र है ये प्राचीन यूनान के नगरों में चलता था। कहाँ चलता था? यूनान के नगरों में चलता था। वर्तमान में इस तरह का जो लोकतंत्र है वो केवल स्विट्जरलैंड की 5 कैंटनों, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की 5 कैंटनों, या हम कह सकते हैं प्रांतों में। कैंटन का मतलब क्या हो गया? प्रांतों में। 5 प्रांतों में पाया जाता है। यूनान में था क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल छोटा था, जनसंख्या छोटी थी नगरों का वहाँ पर। तो कहने का मतलब है ये लोकतंत्र वहीं सक्सेस है जहाँ पर क्या कम हो? जनसंख्या का आकार कम हो। ठीक है, और तीसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो। इस तरह की जगह पर ये सक्सेस है। ठीक है, अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष
या वर्तमान में इस तरह का संभव नहीं। अगर बात करें अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, तो वर्तमान में इस तरह का लोकतंत्र चलता है ज़्यादातर। इसमें जनता शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्षतः स्वयं नहीं करती, जबकि शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। जनता किसके माध्यम से करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, ठीक है। और इन प्रतिनिधि, ये जो प्रतिनिधि होते हैं, इनका चुनाव जनता करती है, और ये प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये हो गया अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। वर्तमान में ये लोकप्रिय है, ठीक है। ये वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जनसंख्या का आकार छोटा है चाहिए, और भौगोलिक क्षेत्रफल भी कैसा चाहिए? कम चाहिए। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में है। हर्नशा ने यह कहा है कि ये लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जहां जनता बिना कार्यवाहकों के, हर्नशा की परिभाषा भी याद कर लेना इसमें थोड़ा सा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, कि जनता, इसने कहा है कि हर्नशा ने क्या कहा है कि लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है ये जहां पर जनता बिना कार्यवाहकों के, बिना कार्यवाहक कह दो या बिना प्रतिनिधि कह दो, बिना प्रतिनिधियों के, बिना कार्यवाहकों के राज्य की प्रभु सत्ता का प्रयोग स्वयं करती है। वो मैंने आपको बताया, प्रभु सत्ता का प्रयोग कौन कर रही है? स्वयं जनता कर रही है। तो कहने का मतलब बिना कार्यवाहकों के या बिना प्रतिनिधियों के जनता स्वयं सत्ता का प्रयोग करती है, प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हर्नशा ने यह परिभाषा दी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष नहीं करती। क्या नहीं करती? शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष नहीं करती, बल्कि किसके माध्यम से करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। और ये प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति इनका क्या बनता है? उत्तरदायी बनता है, जवाबदेहिता बनती है। तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो जो भेद थे राजनीतिक लोकतंत्र के, वो मैंने आपको बता दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे जो हमारा इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। देखें केंद्र सरकार, इस पार्ट से आपके 28 नंबर पर एक क्वेश्चन आएगा। कितने अंक का होगा? 7 नंबर का। अगर पिछले बार की बात देखें तो पिछली बार जो हमारे प्रश्न आया था, पिछली बार प्रश्न आया था प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य, इसके साथ अथवा में था राज्यसभा की शक्तियां व कार्य। ये पिछली बार आ चुका है। अब इस बार हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3 क्वेश्चन है। देखें, पहला, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसका गठन और इसकी शक्तियां। और तीसरा हम देखेंगे यहां पर लोकसभा का गठन। इस पार्ट से आपके लिए लोकसभा का गठन व शक्तियां, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इस लेसन से जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, 3 शक्तियां हैं, ठीक है। 352, 356 और 360 में अनुच्छेद में इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो है इसको कल के लिए पढ़ के रखें, ठीक है। और आप कल पढ़ लेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, तो उससे आपके क्या है, रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो कल आप जब ये क्लास लें उससे पहले आप राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और गठन, और लोकसभा का गठन व शक्तियां, इनको पढ़कर रखें। इनको हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। 7वें जो छठा लेसन है आपका केंद्र सरकार, उसमें आपको छोटा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों, आपको ये तीनों क्वेश्चन इससे पढ़ने हैं। इसको हम कल विस्तार से इनको एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज हमारे जो लोकतंत्र वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम इस पार्ट को लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।